समझते हैं चलिए व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन एंड एवरीथिंग अबाउट नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन क्या है? A process in which individuals that have certain inherited trait tend to survive and reproduce at higher rate than do the other individual because of that trait. ट्रेट का मतलब क्या होता है? टाइप ऑफ कैरेक्टर। जैसे कि एग्जांपल, एक कैरेक्टर है जिसको मैं कहती हूँ हेयर कलर। हेयर कलर इज अ कैरेक्टर। इस कैरेक्टर के ट्रेट हो सकते हैं। ट्रेट यानी इस हेयर कलर के भी टाइप हो सकते हैं। यानी अगर मैं कहती हूँ कि हेयर कलर इज ब्राउन एंड ब्लैक, तो जब मैं एक कैरेक्टर को और ज्यादा टाइप में डिवाइड कर रही हूँ तो अब मेरे लिए ये क्या हो गया? इसको हम कहते हैं ट्रेट। ट्रेट मतलब टाइप ऑफ कैरेक्टर। और जब मैंने हेयर कलर की बात की है तो आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट दी कैरेक्टर। उम्मीद करती हूँ अब कंफ्यूजन नहीं होगा। जब खाली कैरेक्टर के बारे में बात किया जाएगा तो हम तो कैरेक्टर बोलेंगे, लेकिन जब उस कैरेक्टर के भी टाइप के बारे में बात किया जाएगा तब हम उसको ट्रेट बोलते हैं। तो क्या बोला गया है कि नेचुरल सिलेक्शन क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि इंडिविजुअल यानी ऑर्गेनिज्म जिसके पास कुछ इनहेरिटेड कैरेक्टर होते हैं, तो कुछ इनहेरिटेड कैरेक्टर के साथ एक ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन हाई रहता है कंपेयर टू द अदर। ठीक है, अब जैसे कि मैं अगर इसको डिफाइन करना चाहूं, तो देखिए, मान लीजिए कि यहां पर एक ट्रेट है, एक नहीं दो ट्रेट है। ट्रेट वन है क्या? कि ऑर्गेनिज्म जो है वो ब्लैक कलर का है, ठीक है, और दूसरा ऑर्गेनिज्म व्हाइट कलर का है। तो ये दो ट्रेट हो गए किसमें? एक सिंगल पॉपुलेशन में। अब ये जो दो ट्रेट है तो मैं ये कह रही हूं कि व्हाइट वाला जो है ये सर्वाइव बहुत ज्यादा अच्छा कर रहा है, सर्वाइवल हाई है, एंड हेंस ये रिप्रोडक्शन भी अच्छा कर रहा है कंपेयर टू व्हाइट कलर कैरेक्टर जिसका सर्वाइवल भी क्या है? सर्वाइवल भी लो है, और दैट इज वाई इसका रिप्रोडक्शन भी लो है। तो नेचुरल सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि वो किसको सेलेक्ट करेगा? वो इस ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करेगा जिसका सर्वाइवल अच्छा है, रिप्रोडक्शन अच्छा है, कंपेयर टू दूसरा ऑर्गेनिज्म जिसका ना सर्वाइवल अच्छा है ना रिप्रोडक्शन अच्छा है। So it is a process in which individuals that have certain inherited trait tend to survive and reproduce at a higher rate than do the other individual because of those trait. तो जब ट्रेट के बेसिस पे कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म अच्छा सर्वाइव करेंगे, अच्छा रिप्रोड्यूस करेंगे, और दूसरे ट्रेट के बेसिस पे जब दूसरा ऑर्गेनिज्म सर्वाइव अच्छा नहीं कर पाएगा, रिप्रोड्यूस अच्छा नहीं कर पाएगा, तो इसी प्रोसेस को नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। ठीक है, और आपको पता है नेचुरल सिलेक्शन के बारे में मैं खाली अच्छे कैरेक्टर को रख के बात नहीं कर सकती हूँ, खाली बुरे कैरेक्टर को रख के मैं बात नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वेरिएशन शुड एग्जिस्ट, तभी हम नेचुरल सिलेक्शन को समझा सकते हैं और समझ सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक वेरिएशन हटा दीजिए, आप व्हाइट कलर वाला कैरेक्टर हटा दीजिए, तो फिर तो मैं समझा ही नहीं पाऊंगी कि नेचुरल सिलेक्शन क्या है। ठीक है, तो एक का सिलेक्शन होगा दूसरे का किसके किसके बेसिस पे? दूसरे के बेसिस पे। यही कहलाता है नेचुरल सिलेक्शन। एक और डेफिनेशन है इसका, इट इज द प्रोसेस बाय विच दोज ऑर्गेनिज्म विच आर फिजिकली, फिजियोलॉजिकली एंड बिहेवियरली बेटर एडेप्टेड टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग एज कंपेयर टू दोज हु आर नॉट बेटर एडेप्टेड। दूसरा डेफिनेशन में भी सेम वही बात बोली गई है, थोड़ा सा पलट के बोली गई है कि जिसके पास अच्छा वाला कैरेक्टर है ना वही सर्वाइव कर रहा है, वही रिप्रोड्यूस कर रहा है। जिसके पास अच्छा वाला कैरेक्टर है वो क्या है? वो फिजिकली, फिजियोलॉजिकली, बिहेवियरली ज्यादा बेटर एडेप्टेड है कंपेयर टू द अदर ग्रुप। इसलिए अगर वो ज्यादा बेटर है तो वो अच्छा सर्वाइव कर रहा है, अच्छा रिप्रोड्यूस कर रहा है कंपेयर टू द अदर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, और यही कहलाता है नेचुरल सिलेक्शन। जब कोई अच्छा वाला एक तरीके से फेवर में लिया जाता है कंपेयर टू लेस अच्छा वाला या बुरा वाला। तो नेचुरल सिलेक्शन विल सेलेक्ट फिनोटाइप, जैसे हमने कहा था ये फिनोटाइप बेसिस पे ऑपरेट होता है। So selection depend upon the existence of phenotypic variation within the population, and it is the part of mechanism by which a species adapt to the environment. क्योंकि ये फिनोटाइपिक बेसिस पे ऑपरेट होता है, इसीलिए ये वेरिएशन फिनोटाइप बेसिस पे होना चाहिए। अभी तक जितने एग्जांपल हमने लिया आप ध्यान दीजिए, हर जगह फिनोटाइपिक वेरिएशन की बात ही हमने की है।
So natural selection act on individual, which is also known as the unit of natural selection, but it is the population that changes. यानी natural selection operate on population with time and act on phenotype. तो नेचुरल सिलेक्शन पॉपुलेशन बेसिस पे ऑपरेट होता है, लेकिन वो एक्ट इंडिविजुअल पे करता है और ये फिनोटिपिक बेसिस पे ही काम करता है. Natural selection consistently increase the frequency of allele that provide reproductive advantage, thus leading to the adaptive evolution. नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा ऐसे एलील की फ्रीक्वेंसी या ऐसे जीन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है जिस जीन के कारण एक ऑर्गेनिज्म अच्छा सर्वाइव कर सकता है और अच्छा रिप्रोड्यूस कर सकता है. और अच्छा सर्वाइवल और अच्छा रिप्रोडक्शन देने वाले जो जीन है, यही क्या करवाती है, एडेप्टिव इवोल्यूशन करवाती है. एडेप्टिव इवोल्यूशन का मतलब ही हो गया कि भाई वो जीन अच्छी है इसीलिए वो उस एरिया में एग्जिस्ट कर रही है, मतलब दिस इज व्हाट द एडेप्टेशन, कि जो अच्छे कैरेक्टर होते हैं वो उस इन्वायरमेंट में परसिस्ट करेंगे, जो अच्छे कैरेक्टर नहीं है उनका हो जाएगा एलिमिनेशन. हाउ सक्सेसफुल एन इंडिविजुअल इज एट पासिंग ऑन इट्स हेरिटेबल ट्रेट टू द नेक्स्ट जनरेशन इज व्हाट कॉल्ड द फिटनेस. ठीक है, फिटनेस क्या होती है, फिटनेस होती है कि भाई एक इंडिविजुअल जो है सक्सेसफुली अपने ट्रेट को नेक्स्ट जनरेशन में कितने अच्छे तरीके से पास कर पा रहा है, दिस इज व्हाट द फिटनेस. लेकिन डार्विन के अकॉर्डिंग फिटनेस का मतलब ही था दैट इज रिप्रोडक्टिव फिटनेस. तो जैसे कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में हमने देखा कि ऑफस्प्रिंग ओवर प्रोड्यूस होते हैं, फिर वो स्ट्रगल करते हैं अपने एग्जिस्टेंस के लिए, वेरिएशन एग्जिस्ट करता है, उस वेरिएशन के बेसिस पे नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट होता है, जो फिट होता है वो सर्वाइव करता है, और जो सर्वाइवल जो ऑर्गेनिज्म कर रहा है उसमें अगर बहुत से वेरिएशन आते हैं तो नई स्पीसीज फॉर्म हो सकती है. दो फैक्टर काम करते हैं नेचुरल सिलेक्शन के पीछे, एक होता है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, दूसरा होता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस यानी नाम से पता चलता है क्या हो रहा है. बहुत सारे इंडिविजुअल है, ओवर प्रोड्यूस किया गया है, तो उसमें से काफी इंडिविजुअल क्या हो गए हैं, एक तरीके से जिंदा बच गए हैं. लेकिन जो सब जिंदा बचे हैं सबके सब फिट हो ऐसा जरूरी नहीं है. अभी वो इंडिविजुअल क्या करेंगे, वो इंडिविजुअल जो है स्ट्रगल करेंगे अपनी एग्जिस्टेंस के लिए. मतलब सिंपल भाषा में कहें तो जितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल है उतना खाना तो है नहीं, उतना स्पेस है नहीं, क्योंकि हमेशा रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं कंपेयर टू द पॉपुलेशन साइज. तो रिसोर्सेस की कमी है जिसकी वजह से क्या हो गया, हम कह सकते हैं कि रिसोर्सेस की स्कार्सिटी है पॉपुलेशन के अंदर. तो पॉपुलेशन में क्या होगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा. जब कंपटीशन बढ़ेगा सेम स्पीसीज के अंदर तो उस टाइम पे क्या होगा, सेम रिसोर्सेज के लिए ऑर्गेनिज्म फाइट करेंगे. ये जो फाइटिंग है, ये जो कंपटीशन है, इसी को ही हम कहते हैं स्ट्रगल. और ये फाइटिंग है, ये कंपटीशन क्यों हो रही है, अपने आप को जिंदा रखने के लिए, यानी अपने आप को एग्जिस्ट करवाने के लिए, अपने एग्जिस्टेंस के लिए. तो इसे हम कहते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. और ये स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का रिजल्ट क्या आएगा, दैट इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. जब ये कंपटीशन चलेगा लाइक सेम स्पीसीज के बीच में, मतलब सेम स्पीसीज के जो मेंबर है उनके बीच में जब ये कंपटीशन चलेगा तो इसकी वजह से क्या होगी, कुछ इंडिविजुअल की डेथ होंगी जो उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने लायक नहीं है या फिर जो वीक है, और जो जीत जाएंगे वो क्या करेंगे, वो सर्वाइव करेंगे. तो जो जीत के सर्वाइव कर रहे हैं, समझ लीजिए डार्विन के अकॉर्डिंग उनके पास एडवांटेजियस वेरिएशन है. वो जीत इसलिए रहे हैं क्योंकि उनके पास कुछ ना कुछ अच्छा एडवांटेज है जिसकी वजह से वो ज्यादा सर्वाइव करेंगे. तो जो जिंदा रहेगा वही तो रिप्रोड्यूस करेगा, तो हेंस वो रिप्रोड्यूस करेगा, और उस रिप्रोडक्शन के द्वारा वो अपने अंदर जो एडवांटेजियस वेरिएशन था, यानी जो अच्छे बेनिफिशियल वेरिएशन या ट्रेट या कैरेक्टर थे, उसको वो अपने ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करेगा. इस तरीके से हम कह सकते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन जो है वो फिटेस्ट फिनोटाइप को फेवर करता है. जो फिनोटाइप सबसे फिट होता है वो उसे ही फेवर करेगा. ओके, जैसे कि ये एग्जांपल समझ लीजिए. मान लीजिए एक बहुत ऐसा एरिया है जहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज्यादा है. सो उसके बेसिस मैंने एक ग्रीन लीफ ले लिया है. इस पे बीटल्स पाए जाते हैं, इंसेक्ट्स पाए जाते हैं. एक इंसेक्ट का कोट कलर आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन है, देखिए. और दूसरे इंसेक्ट का यहाँ पे जो कोट कलर है वो थोड़ा डार्क है और ब्राइट है रदर टू से, और वो इजीली विजिबल है. तो यानी पहला जो चीज है कि भाई वेरिएशन इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करना चाहिए. तो देखिए फिनोटाइप के बेसिस पे वेरिएशन एग्जिस्ट कर रहा है, दो वैरायटी है. अब अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई प्रीडेटर आता है, बर्ड को मैंने बना दिया, यहाँ पे प्रीडेटर आता है, तो प्रीडेटर किसको खाएगा, जो चीज उसको दिख रही है उसे खाएगा वो, राइट. तो यहाँ से वो रेड वाले बीटल्स को या इंसेक्ट को पकड़ के वो खाना शुरू कर देगा. जब वो ऐसा करेगा तो इस पॉपुलेशन से रेड कलर के जो इंसेक्ट है उनका नंबर कम होने लगेगा. और क्योंकि ग्रीन वालों को वो खा नहीं रहा है, क्योंकि वो उनको पहचान नहीं पा रहा है, तो ग्रीन वाले यहाँ सर्वाइव करेंगे और अपना नंबर बढ़ाते जाएंगे. एक टाइम ऐसा आएगा कि धीरे धीरे करके
उस पॉपुलेशन में जो रेड कलर के बीटल हैं उनका नंबर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा और जो ग्रीन वाले हैं उनका नंबर बढ़ जाएगा। ग्रीन वाले का नंबर क्यों बढ़ा? क्योंकि वो ज्यादा फिट थे इन टर्म्स ऑफ फिनोटाइप। ठीक है। तो अगर देखा जाए तो डार्विन के द्वारा जो नेचुरल सिलेक्शन काम करता है उसके कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि हो गया वेरिएशन। वेरिएशन हमेशा रहना चाहिए। इनहेरिटेंस, यानी जो अच्छे कैरेक्टर हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाने चाहिए और उस पॉपुलेशन का अच्छा खासा ग्रोथ होना चाहिए। और पॉपुलेशन डिफरेंशियली सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन शो करनी चाहिए। पॉपुलेशन का डिफरेंशियल सर्वाइवल एंड डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? डिफरेंशियल सर्वाइवल का मतलब होता है कि दो वेरिएशन में से कोई एक वेरिएशन ज्यादा सर्वाइव कर रहा है। कौन सा वेरिएशन ज्यादा सर्वाइव कर रहा है? जो एडवांटेजेस है। और वही फिर रिप्रोडक्शन भी ज्यादा कर रहा है, क्योंकि ज्यादा नंबर में जो होगा उसका रिप्रोडक्शन के बाद जो रिजल्ट ऐड होगा या जो आउटपुट ऐड होगा वो ज्यादा होगा। लाइक 500 इंडिविजुअल अगर आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं तो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग ज्यादा प्रोड्यूस होंगे कंपेयर टू 5 इंडिविजुअल, राइट? तो इसी को हम डिफरेंशियल सर्वाइवल एंड डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन कहते हैं। So the more advantageous trait, that is green color, with which allow the beetle to have more offspring, become more common in the population. If this process continue, eventually all individual in the population will go green. Okay? If there is a variation, differential reproduction and heredity, it have evolved by the natural selection as an outcome. तो किसी भी पॉपुलेशन में अगर वेरिएशन हो और उस वेरिएशन के बेसिस पे कोई अच्छा कैरेक्टर सेलेक्ट हुआ हो और उस अच्छे कैरेक्टर के सिलेक्शन के बाद डिफरेंशियल सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन देखा जाए तो समझ लीजिए वो पॉपुलेशन नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा इवॉल्व हो रही है। क्लियर? तो जब हम नेचुरल सिलेक्शन की बात करते हैं ना तो टाइप या फिर मोड ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी देखे जाते हैं। ठीक है। इसमें 3 टाइप के मोड है। पहला है डायरेक्शनल सिलेक्शन, जिसे हम प्रोग्रेसिव सिलेक्शन कहते हैं। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, जिसे हम नॉर्मलाइजिंग सिलेक्शन कहते हैं। एंड डिसरप्टिव सिलेक्शन, जिसे हम डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन कहते हैं। ये सब टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है। अब आप बोलोगे कि इतने टाइप क्यों हमें देखने को मिल रहा है? क्योंकि कुछ अलग अलग ऑर्गेनिज्म के पॉपुलेशन एंड एरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के नेचुरल सिलेक्शन देखे जाते हैं। कुछ में आपको डायरेक्शनल देखने को मिलेगा, कुछ केसेस में आपको स्टेबलाइजिंग देखने को मिलेगा, तो कहीं पे आपको डिसरप्टिव देखने को मिलेगा। इसीलिए हम ये 3 टाइप के जो नेचुरल सिलेक्शन है या 3 मोड के जो नेचुरल सिलेक्शन है उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ डायरेक्शनल सिलेक्शन, जिसे हम प्रोग्रेसिव सिलेक्शन भी कहते हैं, तो इस केस में आपको क्या देखने को मिलेगा कि एग्जाम्पल ले लेते, सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल से क्या होगा, चीजें थोड़ी सी और बेटर तरीके से क्लियर हो जाएंगी। 1 मिनट है। ओके, डायरेक्शनल सिलेक्शन की कहानी क्या है? डायरेक्शनल सिलेक्शन की कहानी है कि जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो मूवमेंट है, मतलब स्पीसीज का जो इवॉल्व होने का तरीका है, वो हमको एक डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। ठीक है। और ये स्पेशली कब देखने को मिलता है और कैसे देखने को मिलता है? तो हम क्या करेंगे कि इन सब चीजों को समझने के लिए हम 3 ट्रेट लेके चलेंगे, 3 कैरेक्टर लेके चलेंगे या 2 कैरेक्टर लेके चलेंगे। क्योंकि जब हमें कंपेयर करना है ना तो हमें मल्टीपल कैरेक्टर लेके कंपेयर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे 2 से 3 कैरेक्टर को कंपेयर कर सकते हैं, 2 से 3 ट्रेट को कंपेयर करेंगे हम लोग, नॉट कैरेक्टर, ट्रेट को कंपेयर करेंगे। ठीक है। तो होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं डायरेक्शनल सिलेक्शन की बात करती हूँ तो बिना सिलेक्शन के कोई एक कैरेक्टर था जो कि अपना फिटनेस ऐसे शो कर रहा था। मतलब कि वो कैरेक्टर मान लीजिए ए है तो वो एग्जिस्ट कर रहा था। कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस आए और वो जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर अब आगे ना बढ़ के कोई और कैरेक्टर का सिलेक्शन हो गया और अब वो आगे बढ़ रहा है। तो ये जो डायरेक्शन आपको देखने को मिल रही है इस तरीके से, इसको ही हम डायरेक्शनल सिलेक्शन कहते हैं।
इसमें क्या होता है, इट अकर व्हेन कंडीशन फेवर इंडिविजुअल एग्जिबिटिंग वन एक्सट्रीम ऑफ फिनोटिपिक रेंज, thereby shifting the population frequency curve for a phenotypic character in one direction or the other. रीजन क्या हो सकता है, डायरेक्शनल सिलेक्शन इज कॉमन व्हेन द पॉपुलेशन इन्वायरमेंट चेंजेस और व्हेन द मेंबर ऑफ पॉपुलेशन माइग्रेट टू द न्यू और डिफरेंट हैबिटेट। ऐसा सिलेक्शन कब देखने को मिलता है हमको, जब मान लीजिए कि इन्वायरमेंट में चेंज आ गया हो या फिर जो पॉपुलेशन के अंदर जो मेंबर हो वो किसी और एरिया में माइग्रेट कर गए, एक डायरेक्शन में माइग्रेट कर रहे हैं, एक डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं, जिसमें कि क्या हो रहा है, जो चेंजेस हमको वहां पे देखने को मिल देंगे तो उसे हम डायरेक्शनल सिलेक्शन से कंपेयर करते हैं। इट फेवर द नॉन एवरेज और वन एक्सट्रीम फिनोटाइप। इसमें एक एक्सट्रीम फिनोटाइप को फेवर किया जाता है जिसे हम नॉन एवरेज फिनोटाइप भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए अगर मैं ये ग्राफ लूं तो पहले वाले ग्राफ का जो मीन वैल्यू है वो यहाँ पे आ रहा था, एवरेज वैल्यू यहाँ पे आ रहा था, लेकिन जो नया ग्राफ मिला है मुझे आफ्टर सिलेक्शन, आफ्टर डायरेक्शनल सिलेक्शन, वो मीन वैल्यू मुझे यहाँ पे मिला है। तो क्या मीन वैल्यू चेंज हो गया है, बिल्कुल चेंज हुआ है। डायरेक्शनल सिलेक्शन में जो मीन वैल्यू होता है ट्रेट का वो एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है, जो कि मुझे यहाँ पे देखने को मिला है। ये ऐसे म्यूटेशन को फेवर करता है, दैट इज फेवर एक्यूमुलेशन ऑफ दोज म्यूटेंट दैट इंक्रीज द फिटनेस इन चेंजिंग ऑफ इन्वायरमेंट। अब आप सोचोगे कि पहले ये कैरेक्टर चल रहा था अब ये क्यों चलने लगा, फिर ये क्यों बंद हो गया, क्योंकि शायद अब ये जो कैरेक्टर पहले एडवांटेजेस था अब ये एडवांटेजेस नहीं है, इसलिए अब दूसरे कैरेक्टर का सिलेक्शन हो गया, इसलिए हमको दूसरा ग्राफ देखने को मिल रहा है और एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसमें हमको नॉर्मल या एवरेज इंडिविजुअल का एक तरीके से आप कह सकते हो कि एलिमिनेशन देखने को मिलता है। अब मे भी कुछ बच्चों को ये समझने में दिक्कत हो रही हो तो एग्जाम्पल लेंगे तो फटाफट से समझ में आ जाएगा। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, जो अभी अभी हमने पढ़ा था, जिसमें कि एक लाइट कलर की मौत थी और डार्क कलर की मौत। तो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिफोर यानी ये इसकी बात कर रहे हैं, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब हो गया बिफोर सिलेक्शन, जब सिलेक्शन काम नहीं कर रहा था तब की बात कर रहे हैं। तो बिफोर सिलेक्शन की अगर हम बात करते हैं या बिफोर कंडीशन की बात करते हैं तो देखिए ओरिजिनल पॉपुलेशन किसकी थी, लाइट कलर वाले की थी। लेकिन जैसे ही नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट हुआ, कैसे इन्वायरमेंट बदल गया, क्यों, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था, तो क्या हो गया, लाइट कलर मॉथ का जो पॉपुलेशन ग्रोथ शो हो रहा था वो पॉपुलेशन अब नहीं परसिस्ट करेगी। अब एक नई पॉपुलेशन वहां पे एक तरीके से अपना परसिस्टेंसी मेंटेन करेगी, वो कौन सी होगी, वो होगी डार्क वाली। तो ये जो सिलेक्शन है वो इधर से इधर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दिस इज व्हाट कॉल्ड द डायरेक्शनल सिलेक्शन। ठीक है, इनफैक्ट जो गैलापागोस फिंचेस थी उनके बीक का जो डेप्थ है उसमें भी धीरे धीरे इंक्रीज आ रहा था, जैसे जैसे वो लार्ज स्मॉल सीड से जो है लार्ज सीड पे फीड कर रही थी, तो उसमें भी डायरेक्शनल सिलेक्शन दिखा गया। इसके अलावा ड्रग रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कुछ और भी एग्जाम्पल होगा आई थिंक, वेट अ मिनट। ड्रग रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो मान लीजिए कि पहला जो ड्रग हमने लिया वो क्या था, वो ऐसा ड्रग था जिसमें कि मैक्सिमम जो है सेंसिटिव स्पीसीज के लिए मतलब कि मैक्सिमम सेंसिटिव स्पीसीज वहां पे थी, ठीक है। लेकिन जब आप ड्रग देते जा रहे हैं तो सेंसिटिव वाले तो सारे मर गए, अब रेजिस्टेंस वाले ज्यादा हो गए क्योंकि रेजिस्टेंस वाले पहले भी परसिस्ट कर रहे थे। तो हेंस उस केस में भी एक नया ग्राफ आपको मिल जाएगा जो कि रेजिस्टेंस के लिए होगा। तो उस केस में भी क्या होगा, आपका जो सिलेक्शन होगा वो डायरेक्शनल सिलेक्शन होगा, राइट। जो HIV का ड्रग था उसमें भी सेम यही केस देखा गया कि इनिशियल बिफोर ट्रीटमेंट यानी ड्रग देने से पहले जो इन्वायरमेंट में जो हमको देखने को मिल रहा है स्ट्रेन वो कुछ ऐसे हैं, इनमें सिर्फ 3 ही रेजिस्टेंट स्ट्रेन है, बाकी सारे वाइल्ड टाइप हैं। तो जब पहला ड्रग दिया गया तो मैक्सिमम देखिए वाइल्ड टाइप बनने लगे लेकिन रेजिस्टेंट स्ट्रेन का नंबर बढ़ने लगा। और जब ड्रग लगातार देते गए तो देखिए वाइल्ड टाइप वाले तो धीरे धीरे एलिमिनेट हो रहे हैं लेकिन रेजिस्टेंट वाले बढ़ रहे हैं। तो इस केस में भी क्या हो रहा है, एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये सिलेक्शन, किसी एक का सिलेक्शन बार बार किए जा रहा है। तो ये भी क्या हो गया, ये भी एक डायरेक्शनल सिलेक्शन का एग्जाम्पल हो गया। उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गया होगा ये व्हाट इज डायरेक्शनल सिलेक्शन। हाँ जी समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट समझते हैं स्टेबलाइजिंग या फिर नॉर्मलाइजिंग सिलेक्शन। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन क्या होता है,
स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में आप देख सकते हो, इसमें हम जो ट्रेट लेते हैं वो 3 ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर मैं कैपिटल ए स्मॉल ए से जीनोटाइप बनाना चाहूँ तो ये हो जाएगा कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, ठीक है। तो अगर मैं इसको कह दूं कि ये एक ट्रेट है, ये दूसरा ट्रेट है, ये तीसरा ट्रेट है, ठीक है। तो ये हो जाएगी एवरेज वैल्यू, ये हो जाएगी एक एक्सट्रीम की वैल्यू, ये हो जाएगी दूसरे एक्सट्रीम की वैल्यू, फाइन। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए ले लिया, यहाँ पे मैंने कैपिटल ए ले लिया, मैंने बीच में स्मॉल ए ले लिया। मैं जस्ट एग्जांपल लेके बता रही हूँ। तो इसमें 3 ट्रेड को लेते हैं हम मेनली समझाने के लिए। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में क्या होता है कि जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं, एक्सट्रीम वैल्यू वाली जो फिनोटाइप होती हैं, उनका हो जाता है एलिमिनेशन, और जो एवरेज वैल्यू वाली फिनोटाइप होती है उनका हो जाता है सिलेक्शन। इसमें एक्सट्रीम वैरायटी जो होती है वो बोथ एंड से एलिमिनेट हो जाती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया। तो हम कहते हैं ये जो सिलेक्शन है ये एक्सट्रीम फिनोटाइप के अगेंस्ट में काम करता है, और ये इंटरमीडिएट ट्रेट को फेवर करता है। एवरेज को हम इंटरमीडिएट भी कह सकते हैं, इंटरमीडिएट भी कह सकते हैं, तो इसमें इंटरमीडिएट ट्रेट फेवर हो रहा है। इंडिविजुअल विथ मीन वैल्यू ऑफ द ट्रेट आर फेवर्ड एट वन एंड। इसमें क्या मीन वैल्यू चेंज हो रही है, देखिए आफ्टर सिलेक्शन क्या होता है, ये वाली वैल्यूज हट गई हैं, तो आफ्टर सिलेक्शन भी हमको ग्राफ ऐसा ही देखने को मिलता है। ये देखिए ये वाला ग्राफ बस थोड़ा नैरो हो गया है क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यू को हटा दिया गया है। तो देखिए पहले पहले जो मीन वैल्यू थी वो ये थी बीच वाली, अभी भी मीन वैल्यू सिलेक्शन के बाद भी सेम टू सेम ही है। तो हम कहते हैं कि इस टाइप के सिलेक्शन में मीन वैल्यू नहीं बदलती है। अब आप सोचोगे मैम इसमें एवरेज वैल्यू वाले इंडिविजुअल क्यों सेलेक्ट हो रहा है, क्योंकि शायद वही फिट है इस एरिया में, वही फिट है इसीलिए सेलेक्ट हो रहा है। नेचुरल किसी भी टाइप का आप सिलेक्शन कर लीजिए, जिनका सिलेक्शन हो रहा है समझ लीजिए वही फिट है। अभी हमने डायरेक्शन में देखा कि जिसका सिलेक्शन हो रहा है वो फिट है, इसीलिए वो बार बार सेलेक्ट हो रहा है, चाहे वो ड्रग रेजिस्टेंस की बात करें या इंडस्ट्रियल मैनेजम की बात करें। तो यहाँ पे ये एवरेज फिनोटाइप वाला या इंटरमीडिएट फिनोटाइप वाला ऑर्गेनिज्म क्यों सेलेक्ट हो रहा है, क्योंकि शायद ऐसे इन्वायरमेंट में वही फिट है इसीलिए वो बार बार सेलेक्ट हो रहा है। तो यानी एक्सट्रीम वैल्यू वाले डिसएडवांटेजेस करेक्टेड है, यस, इसलिए वो एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है। So individual closer to the average for a given trait will have the higher fitness, इसलिए वो select हो रहा है। Reason is that to act to keep a population well adapted to its environment। और इसके occurrence का रीजन क्या है कि भाई जो फिट है उसी को रहना चाहिए, क्योंकि डिसएडवांटेजेस कैरेक्टर वाला ऑर्गेनिज्म अपना सर्वाइवल मेंटेन नहीं कर सकता है, इसलिए वो एलिमिनेट हो रहा है। ये आपको देखने को मिलता है कांस्टेंट एंड अनचेंजिंग इन्वायरमेंट में, मेनली ये स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन ऑपरेट होता है। इसकी वजह से हमको बेल शेप का कर्व देखने को मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इस वजह ये जो सिलेक्शन है ये क्या कर रहा है, ये वेरिएशन को कम कर रहा है। क्यों, क्योंकि देखिए 2 टाइप के कैरेक्टर यहाँ से एलिमिनेट हो जा रहे हैं, तो मतलब क्या हो रहा है, वेरिएशन एलिमिनेट हो रहा है। एंड टेंड टू मेंटेन द स्टेटस ऑफ पर्टिकुलर फिनोटिपिक कैरेक्टर, और किसी एक ही कैरेक्टर को सिर्फ वहां पे एग्जिस्ट करने दे रहा है, बाकी 2 कैरेक्टर को हटा दे रहा है। मतलब कि फिनोटिपिक कैरेक्टर बेसिस पे देखा जाए तो ये क्या कर रहा है, कैरेक्टर फिनोटिपिक कैरेक्टर को जो है ये रिड्यूस कर रहा है, कम कर रहा है। पहले 3 कैरेक्टर थे, सिलेक्शन के बाद सिर्फ अब एक ही कैरेक्टर रहेगा जो कि एडवांटेजियस होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। मैं एक बार ग्राफ जो है जूम कर देती हूँ, ये देख लीजिए। बिफोर सिलेक्शन ग्राफ वाइड है क्योंकि तीनों कैरेक्टर को उसको दिखाना है। आफ्टर सिलेक्शन, सिलेक्शन कहाँ हुआ है, इस वाले एक्सट्रीम वैल्यू को एलिमिनेट किया गया है, इस वाले एक्सट्रीम वैल्यू को एलिमिनेट किया है, तो बीच में एक हमको शार्प बेल शेप का कर्व देखने को मिल रहा है जिसमें मीन वैल्यू नहीं चेंज हो रही है। इसमें यही पता चल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ क्या किया गया है, इस इंटरमीडिएट को सेलेक्ट किया गया है। जो सिलेक्शन हुआ है वो यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, ये जो है सिलेक्टेड है, ठीक है। अब ऐसा एग्जाम्पल हमको कहाँ देखने को मिलता है, तो देखिए जब एक बच्चा पैदा होता है तो एक रेंज होता है, ठीक है, कि कितने केजी का वो बच्चा होना चाहिए। उस रेंज से अगर बहुत ज्यादा केजी का अगर बच्चा हुआ तो भी उसका सर्वाइवल डिफिकल्ट है, और उससे अगर कम केजी का पैदा हुआ तो वो किसी ना किसी, कह सकते हो आपकी कमजोरी की वजह से उसकी डेथ हो जाएगी, और ज्यादा केजी का हुआ तो उसके ओवरवेट होने की वजह से उसकी डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो बर्थ वेट होता है फॉर मोस्ट ह्यूमन बेबी, ये लगभग 3 से 4 केजी के बीच में वैरी करता है। बेबीज हु आर मच स्मॉलर, मतलब 3-4 केजी से कम के अगर बच्चे होते हैं तो वो क्या किए जाते हैं, उनमें मोर्टालिटी रेट हाई हो जाता है, उनकी डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
और जो बहुत ज्यादा बड़े होंगे यानी 3-4 केजी से बहुत ज्यादा होंगे, उनमें क्या होगा, उनमें जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि उनमें भी मोर्टालिटी बढ़ जाती है, क्योंकि उनमें अलग अलग टाइप की बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यानी 3-4 केजी से कम का बच्चा भी सर्वाइवल ज्यादा अच्छा नहीं दे सकता है, 3-4 केजी से ज्यादा का भी सर्वाइवल नहीं दे सकता है, 3 से 4 केजी के बीच का दे सकता है। यानी अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं तो देखिए ग्राफ कैसे बन सकता है। पहले वाला जो ग्राफ था वो कैसा होगा, वो कुछ ऐसा हो, ये जो है बिफोर का कंडीशन है, रेड कलर से बिफोर, जिसमें कि यहां पर है दैट इज लेस देन 3 to 4 kg, यहाँ पे मोर देन 3 to 4 kg, और यहाँ पे 3 to 4 kg। सेलेक्ट कौन होगा, इसकी भी मोर्टालिटी रेट हाई है, डेथ रेट हाई है, इसका भी मोर्टालिटी रेट हाई है, तो क्या होगा, दिस विल गेट एलिमिनेटेड, ये एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि इसका सर्वाइवल अच्छा नहीं है, डिसएडवांटेजेस कैरेक्टर है रादर टू से, और ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूं कि सिलेक्शन के बाद का ग्राफ कैसा दिखेगा, तो देखिए सिलेक्शन के बाद का ग्राफ ऐसा दिखेगा, जिसमें कि देखिए ये ग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये वाली वैल्यूज जो है ये हट चुकी है, इसको एलिमिनेट कर दिया गया है, और सिर्फ इसका हो गया है सिलेक्शन, क्योंकि ये क्या है, इसका फिटनेस ज्यादा है इसे। एक और एग्जांपल लेते हैं रॉबिन बर्ड का। रॉबिन बर्ड का जो क्लच साइज है ना, वो पता है कितना है, सिर्फ 4 है, यानी वो सिर्फ 4 ही अंडे देती है, जब उसको एग ले करना होता है तो वो सिर्फ 4 एग ले करती है। अब आप सोचोगे इससे ज्यादा या इससे कम क्यों नहीं, क्योंकि देखिए अगर वो इससे ज्यादा एग देगी या इससे ज्यादा अंडे देगी तो क्या होगी, सबका पालन पोषण नहीं कर सकेगी, ठीक है, और लार्जर क्लच साइज होगा तो इसके जो बच्चे हैं वो माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाएंगे, खाना सबको नहीं मिलेगा, डेथ होने लगेगी। और अगर इससे कम क्लच साइज उसका होता है, इससे कम अगर अंडे देती है, तो आपको पता है कि ये जिस तरीके से इन्वायरमेंट में रहते हैं, उस इन्वायरमेंट में रहने का मतलब हो गया कि इनके ऊपर प्रेडेशन भी हाई होता है। तो 4 क्लच साइज का कैलकुलेशन कुछ ऐसा होता है कि भाई 2 या 3 मर भी गए तो एटलीस्ट एक तो बचेगा, अगर वो प्रिडेशन के कारण मर गए तो। लेकिन अगर क्लच साइज आप 2 कर दो, 1 कर दो, तो फॉर श्योर चांसेस है कि भाई हाई चांसेस है कि एक भी नहीं बचे, क्योंकि वो प्रिडेशन का शिकार हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए रॉबिन बर्ड भी स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन के अंडर में आती है, कि इसमें जो है वो सिर्फ 4 ही क्लच साइज को सपोर्ट करती है, तो अगर मोर देन 4 हुआ तो वो भी एलिमिनेटेड, लेस देन 4 हुआ वो भी एलिमिनेटेड, तो उसको दोनों एक्सट्रीम पे रखिए, और बीच में क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 क्लच साइज फेवर किया जाएगा, कि सिर्फ 4 अंडे ही वो देगी, क्योंकि उसी के अनुसार जो है वो उसका पालन पोषण कर सकती है और लॉस को भी झेलने को रेडी है। क्या बात है भारती जी, बधाई हो, आज आप हमारे साथ हैं। चलो हम भी उसी कैटेगरी में है भाई, हम कौन से 3-4 केजी के पैदा हुए थे, हम भी ऐसे ही थे, हम भी लगभग 1.5 केजी के ही पैदा हुए थे। ओके, तो ये था आपका दैट इज योर स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। अब अगर हम बात करते हैं डिसरप्टिव सिलेक्शन के बारे में, तो डिसरप्टिव सिलेक्शन क्या होता है, स्टेबलाइजिंग का उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो दोनों एक्सट्रीम पे जो वैल्यूज होती हैं या फिनोटाइप होती हैं वो सेलेक्ट हो जाती हैं, और जो इंटरमीडिएट फिनोटाइप होता है वो रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है, इंटरमीडिएट वाला रिजेक्ट हो जाएगा और एक्सट्रीम वाले 2 फिनोटाइप सेलेक्ट हो जाएंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि शायद जिस इन्वायरमेंट में और जो एग्जाम्पल या जो केस स्टडी इस सारे सिलेक्शन को पढ़ने के काम में आएगी, उस केसेस में एक्सट्रीम वैल्यूज ज्यादा फिट थे कंपेयर टू द इंटरमीडिएट वैल्यू, ठीक है। इसीलिए हम इसको स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का उल्टा मानते हैं, क्योंकि स्टेबलाइजिंग में इंटरमीडिएट सेलेक्ट हो रहा था, एक्सट्रीम एलिमिनेट हो रहे थे, इसमें दोनों एक्सट्रीम सेलेक्ट होंगे, इंटरमीडिएट एलिमिनेट होगा, क्योंकि इंटरमीडिएट का फिटनेस यहां नहीं होता है, इसीलिए ये एलिमिनेट होता है, क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यू की फिटनेस हाई है कंपेयर टू द इंटरमीडिएट, और या फिर कह सकते हो कि इंटरमीडिएट जो है डिसएडवांटेजेस है, इसलिए वो एलिमिनेट हो जाता है। ऐसे केसेस में हमको डाइवर्जेंट सिलेक्शन प्रेशर देखने को मिलता है इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एरिया, इसलिए हम इसे डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन भी कहते हैं,
ठीक है, इसमें हमको बाई मॉडल ग्राफ देखने को मिलता है, क्योंकि देखिए ये एक ग्राफ जाएगा फिर दूसरा ये ग्राफ जाएगा। तो मतलब पहले बिफोर सिलेक्शन जो है, बिफोर सिलेक्शन ये ऐसा था कुछ कि भाई एक कैरेक्टर यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, लेकिन जब सिलेक्शन होता है तो पता है कैसे हो जाता है, ये कैरेक्टर बीच वाले को एलिमिनेट करना है तो इसीलिए ऐसे हो जाता है। तो ये बीच वाला एलिमिनेट हो गया, ये एक्सट्रीम वाले का फिटनेस हाई है तो हाई ग्राफ दिख रहा है, इसका भी फिटनेस हाई है तो हाई ग्राफ दिख रहा है। तो ऐसे ग्राफ को हम बोलते हैं बाई मॉडल ग्राफ मिलना। ठीक है, और ऐसे केसेस में जो है हमको यहाँ पे दो मीन मिलने के चांसेस होते हैं। अब एग्जाम्पल अगर देखना चाहें तो देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि आप देख सकते हैं, मान लीजिए एक हिमालयन एरिया है, ठीक है, हिमालयन एरिया में क्योंकि हिमालय वाला जो एरिया होता है वो थोड़ा डार्क होता है, तो वहां पे अगर मान लीजिए 3 टाइप के कोट कलर वाले खरगोश हैं, ठीक है, रैबिट है, मान लीजिए एक ब्लैक है, एक ग्रे है और एक व्हाइट है, ये तीनों टाइप के रैबिट हिमालय में पाए जाते हैं, और मान लीजिए हम कंसिडर करें कि वो हिमालयन जो एरिया है वो डार्क है, तो उस केस में क्या होगा, ब्लैक वाला भी खुद को बचा लेगा कैमोफ्लेज होके, ग्रे वाला भी खुद को बचा लेगा, लेकिन जो व्हाइट वाला है वो खुद को इतनी आसानी से नहीं बचा पाएगा प्रिडेशन से, और बार बार इसका एलिमिनेशन होता रहेगा क्योंकि प्रीडेटर आके इसी को सबसे पहले पकड़ेगा, क्योंकि ये इजीली विजिबल है उस इन्वायरमेंटल एरिया में, जिसकी वजह से ना चाह के भी ब्लैक वाला जो है वो हायर फिटनेस कैटेगरी में इंक्लूड हो जाएगा, ग्रे वाला भी हायर फिटनेस कैटेगरी में इंक्लूड हो जाएगा, और इस व्हाइट वाले का एलिमिनेशन हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ था, ये जो ग्राफ पहले पता है कैसे था, ऐसे था, जिसमें यहाँ पे ब्लैक वाला, यहाँ पे ग्रे वाला और बीच में व्हाइट वाला था, लेकिन जब सिलेक्शन हुआ तो ये ग्राफ कैसे चेंज हो गया कि भाई ब्लैक वाले का भी फिटनेस हाई, व्हाइट वाले का फिटनेस लो, फिर ग्रे वाले का फिटनेस हाई, ऐसे करके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जो ब्रिटिश लैंड स्नेल है उनके केस में भी सेम देखने को मिलता है। यहाँ के जो स्नेल होते हैं ये फील्ड में पाए जाते हैं एंड फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। एक तरीके से एक टाइप जो होता है इनमें वो होता है लाइट कलर का बैंड वाला, ये लाइट कलर के बैंड वाला जो है फील्ड में बहुत अच्छा कैमोफ्लेज कर जाता है, जो कि ये है। ठीक है, और जो डार्क नॉन बैंडेड शेल है वो बेटर होता है फॉरेस्ट के लिए, दैट इज ये वाला, ये वाला। तो देखिए लाइट कलर के बैंड वाले को मौका मिल जाता है फील्ड में जिंदा रहने का, जो बिना बैंड वाला, मतलब जिसके शेल पे बैंड्स नहीं है यानी धारी धारी नहीं है, वो अच्छे से सर्वाइव कर लेता है फॉरेस्ट में। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि इस पॉपुलेशन में सिर्फ लाइट बैंड वाले और बिना बैंड वाले ही स्नेल होंगे, और भी तो इंटरमीडिएट कुछ कैरेक्टर होंगे, तो इंटरमीडिएट वाले जितने कैरेक्टर होते हैं सब एलिमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि लाइट बैंड वाला फॉरेस्ट में खुद को सर्वाइवल दे दे रहा है, और बिना बैंड वाला, सॉरी, लाइट बैंड वाला फील्ड में खुद को सर्वाइवल दे दे रहा है, बिना बैंड वाला फॉरेस्ट में सर्वाइव कर जा रहा है, तो बाकी जो बीच के कैरेक्टर हैं जिसमें डार्क बैंड चला आया या वियर टाइप के बैंड चले आए वो कहाँ सर्वाइव करेंगे, तो वो इजीली जो है वहां से एलिमिनेट हो जाते हैं बाई प्रीडेटर। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, ये भी एग्जाम्पल हो गया कि भाई दो एक्सट्रीम वैल्यू सेलेक्ट हो गई और बीच की इंटरमीडिएट वैल्यू रिजेक्ट हो गई, तो ये भी एग्जाम्पल हो गया डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन। ठीक है, ओके। इसके अलावा डाइवर्सिफाइंग या डिसरप्टिव सिलेक्शन का ये एक और एग्जाम्पल है जिसमें कि लार्ज बीक, ठीक है, यानी कि ये लेफ्ट वाला, एंड स्मॉल बीक ये वाला, ये अफ्रीकन फिंचेस हैं। ठीक है, तो लार्ज बीक एंड स्मॉल बीक का सिलेक्शन हो गया, और इसके अलावा जो इंटरमीडिएट जो बीक्स थी इनके अलावा उनमें क्या हो गया, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे जो फूड की अवेलेबिलिटी थी वो उसी के अकॉर्डिंग थी। So one example is a population of a black-billed seed cracker finches in the Cambrian whose members display two distinct different beak size. Small-billed bird feed mainly on soft seed, whereas a large-billed bird specialize in cracking the hard seed. It appeared that birds with the intermediate size of bills are relatively insufficient at cracking the both seed and the both seed and thus have a lower relative fitness. तो बड़ी बीक वाली भी जो है सीड को अच्छे से क्रैक कर ले रही है, छोटी बीक वाली भी सीड को क्रैक कर ले रही है, लेकिन जो ऐसी बर्ड होगी जिसका बीक का साइज इंटरमीडिएट होगा वो दोनों में से किसी भी साइज की जो सीड्स हैं उसको क्रैक यानी तोड़ नहीं सकती है, तो जो इंटरमीडिएट बीक साइज का जो कैरेक्टर होगा वो धीरे धीरे एलिमिनेट हो जाएगा।
तो इंटरमीडिएट कैरेक्टर एलिमिनेट हो जा रहा है, 2 एक्सट्रीम सेलेक्ट हो रहा है, तो दिस इज अगेन एग्जांपल ऑफ डिसरप्टिव और डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन, क्योंकि ये एक तरीके से एक कैरेक्टर को एलिमिनेट करके बाकी 2 कैरेक्टर को, एक्सट्रीम कैरेक्टर को सेलेक्ट कर रहा है। सो जस्ट हमने जो है कंसेप्ट को देखा कि नेचुरल सिलेक्शन का कंसेप्ट क्या है, 3 टाइप के नेचुरल सिलेक्शन क्या क्या है। तो आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चन रख रही हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्वेश्चन काफी इजी है, अगर आपने लेक्चर को ध्यान से सुना है तो बस कोशिश ये करना है कि आपको क्वेश्चंस के हिंट पकड़ने होंगे। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, दूसरा क्वेश्चन ये है, आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ के अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये रहा एंड फोर्थ क्वेश्चन ये रहा। मेक श्योर इससे भी काफी ज्यादा क्वेश्चन जो है नेचुरल सिलेक्शन पे पूछे गए हैं। मैंने यहाँ पे कुछ 3 से 4 क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं, जिसमें कि लेटेस्ट क्वेश्चन मैंने फेब 2022 का रखा है। ऑल्दो इससे क्वेश्चन जो है जून में, दिसंबर 2023 में भी पूछे गए हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। इन सब क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 इस सीक्वेंस में डाल के। उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, एज वेल एज इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच वीडियो अपडेट्स एंड कंटेंट्स। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।